नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया, जापान, चाइना एंड यूएई जहां भी ट्रेवल करो, एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी पर ओयो का रेड लोगो नजर आ ही जाता था। एक समय था जब अफोर्डेबिलिटी के चलते ओयो रूम्स काफी फेमस हो गया था एंड जरूरत पड़ने पर लोग कई कई दिनों तक इसमें स्टे भी करते थे। लेकिन फिर अचानक से ओयो से जुड़ी ऐसी ऐसी न्यूज सामने आने लगी जो लोगों को डराने के लिए काफी थी और साथ ही उन्होंने कंपनी के इस इमेज को खराब कर दी। एंड जिस केस में ओयो की सबसे ज्यादा बदनामी हुई थी वो था ओयो के कमरे में एक लड़की का रेप, जो ओयो के ही एक मैनेजर ने ही किया था। इसके अलावा एक और केस सामने आया। जी हाँ दोस्तों, ये केस ऐसा था कि एक लड़का अपनी फीमेल पार्टनर के साथ एक ओयो होटल में रुका हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस उनके दोस्त के फोन पर रिसीव होते हैं। उनके वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कपल को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगता है और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे में कपल ने जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने रूम्स में हिडन कैमरा लगा रखे थे। इस केस के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं वो जिस रूम में ठहरे हुए हैं उनमें कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगा, और इस तरीके से लोगों का ओयो से भरोसा उठने लग गया। और यही वजह थी कि आज कोई भी कस्टमर ओयो रूम्स में ठहरने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रॉड और चीटिंग के बेसिस पर भी ओयो आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन कैसे बन गया, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ओयो को क्यों बनाया गया था। एक्चुअल ओयो को तब स्टार्ट किया गया जब रितेश अग्रवाल, जो इसके ऑनर हैं ओयो के, वो बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते थे। ऐसे में अक्सर उन्हें अलग अलग होटल्स में रुकना पड़ता था। ऐसे में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वो बात जान चुके थे कि होटल में स्टे करने में किस किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और पुअर हॉस्पिटैलिटी के चलते लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं। ये सब देखते हुए उन्होंने एक एकोमोडेशन सिस्टम बनाने की सोची जहां लोग लिमिटेड बजट में भी एक अच्छा सा रूम और बेहतरीन फूड पा सके। और ऐसे आइडिया के साथ 2013 में शुरू हुआ ओयो रूम्स, जिसका मतलब है ऑन योर ऑन रूम्स। ओयो रूम्स का बिजनेस कॉन्सेप्ट लगभग वही था जिस पर जोमेटो, स्विगी और ओला, उबर काम करते हैं, यानी ये होटल्स एंड कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मिलाता है। लेकिन शुरुआत में ओयो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था या फिर कस्टमर को क्लीन रूम्स और अच्छी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट कैसी की जाए। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ओयो टीम ने अलग अलग होटल्स जाकर उनके स्टाफ को बेटर हॉस्पिटलिटी सिखाने के लिए ट्रेंड किया करती थी। साथ ही अपना खुद का पैसा लगाकर होटल्स को क्लीन और बेटर कंडीशन में बनाया जाता था। इसके अलावा रितेश ने देखा कि बहुत से ऐसे होटल्स भी मौजूद हैं जो कि काफी बजट फ्रेंडली हैं, लेकिन उनका अपना नाम या पहचान नहीं है, ना ही लोग उन तक कभी पहुंच पाते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उस तरह के होटल्स को खुद के लिए बिजनेस के साथ जोड़ लिया था और उनका भी नाम रख दिया ओयो। दोस्तों, ओयो ने शुरुआत में ही मार्केट की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ लिया था, जिसमें पहला ये था कि बहुत से होटल्स में अच्छी फैसिलिटीज तो थी लेकिन कस्टमर उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिससे होटल्स ओनर को भी लॉस होता था और साथ ही साथ लोगों को रूम के लिए भी भटकना पड़ता था। और दूसरा, जब भी कोई अनमैरिड कपल किसी होटल में ठहरना चाहता था तो उनसे बहुत से सवाल किए जाते थे। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार लोग रूम की बढ़िया इमेज को देखकर उसे ऑनलाइन तो बुक कर देते थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचते थे तो वहां पर उनको गंदी बेडशीट, अनकंफर्टेबल मैट्रेस और अनहाइजीनिक टॉयलेट देखने को मिलता था, जिस वजह से उनके पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। एंड जब ओयो ने इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला तो ये लोगों को काफी पसंद आया। इसलिए ओयो ने कस्टमर्स के बीच बहुत जल्द अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। हालांकि कंपनी ने काफी अलग अलग स्ट्रेटेजी पर भी काम किया था, जैसे ओयो ने अपने रूम्स में फ्री वाईफाई, एसी और मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट देना शुरू कर दिया। अब जब एक बजट होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हो, भला वो लोगों के बीच पॉपुलर कैसे ना हो। दोस्तों, इससे हुआ क्या कि ओयो को इससे बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंड मिलने लगे और ओयो का बिजनेस बहुत कम टाइम में पूरे देश के अंदर फैल गया। इसके बाद दोस्तों, ओयो ने इंडिया में सक्सेस के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और जल्द ही वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट होटल चेन बन गया, जहां ये दुनिया में 800 शहरों में
8,50,000 से भी ज्यादा रूम को ऑपरेट करता है। दोस्तों इन्हीं सब रीजन से ही इसकी वैल्यूएशन जो 2014 में $400 मिलियन की थी, तो वो आते आते 2018 में सिर्फ 4 साल के अंदर $5 बिलियन की हो गई और सिर्फ 5 सालों में ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और रितेश अग्रवाल दुनिया के सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। दोस्तों शुरुआत में ओयो फेमस तो हो गया था, पर धीरे धीरे इस कंपनी का फोकस एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले इंडिया में, फिर विदेशों में लगातार एक्सपेंड करता जा रहा था, जिसके लिए उसे ज्यादा होटल्स की जरूरत पड़ती थी, फिर ज्यादा स्टाफ को काम पर रखना भी पड़ता था। इससे हुआ यूं कि कस्टमर ओयो में वापस से वही सारे प्रॉब्लम को फेस करने लगे जो ओयो में आने से पहले हुआ करते थे। मतलब फिर से गंदे रूम्स मिलने लग गए, हॉस्पिटलिटी खराब हो गई एंड रूम्स के मेंटेनेंस बेकार होने लग गए। जहां तक कि खराब मेंटेनेंस की वजह से ओयो में 15 साल के लड़के प्रियांशु कुमार की मौत भी हो गई थी। प्रियांशु दिल्ली के एक रूम में रुका हुआ था, लेकिन गीजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी वहां पर मौत हो गई। इस नेग्लिजेंसी को देखकर साफ जाहिर तो था कि 2013 में ओयो जिस पर्पस के साथ शुरू हुआ था वो धीरे धीरे अब बदलता जा रहा था। शुरुआत में ओयो एंड होटल्स ओनर्स की डील कुछ इस तरीके से थी कि ओयो कस्टमर्स ला के देगा, बदले में होटल्स ओनर उसे 20% की कमीशन देंगे। शुरुआत में ऐसा ही चलता रहा, कस्टमर भी खुश थे, ओयो ओनर को अर्निंग भी मिल रही थी और होटल ओनर्स भी प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 के बाद, जब ओयो ने होटल ओनर्स पर 20% कमीशन के अलावा कई सारे हिडन चार्जेस भी लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें एंड करने के बाद उनकी 50 से 60% तक की कमाई ओयो के पास चली जाती थी। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो बेंगलोर के एक होटल ओनर, उनके पास 50 कमरों का एक होटल था, उससे वो हर महीने 5 से 6 लाख तक की अर्निंग करते थे। लेकिन जब वो ओयो से जुड़े तो उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए का नुकसान होने लगा। इसके अलावा ओयो ने होटल्स के लिए एक पोर्टल बना रखा था। जब भी कोई कस्टमर किसी होटल्स में रूम बुक करता था तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पर ऐड हो जाती थी और फिर उसी के अकॉर्डिंग ओयो अपना कमीशन चार्ज करता था। अब शुरू में ये सिस्टम ठीक तो चल रहा था, लेकिन बाद में ओयो ने पोर्टल पर रॉन्ग बुकिंग दिखाकर होटल ओनर से पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। साथ ही होटल ओनर्स जब रिफंड्स के लिए क्लेम करते थे तो उन्हें पैसा बहुत मुश्किल से मिल पाता था, क्योंकि ओयो सिर्फ 20% क्लेम पर ही एक्शन ले पा रहा था। इसके अलावा ओयो के एक फॉर्मर मैनेजर ने यह भी कहा था कि ओयो कई महीनों तक होटल का पेमेंट रोक देता था, जिसके बाद होटल ओनर्स के पास एक ही रास्ता था, या तो वो कंपनी से फाइट करे, जिसका रिजल्ट हम आपको पहले से ही बता चुके थे, और दूसरा ये था कि ओयो को छोड़ दे। ये साफ था कि ओयो से जुड़ने के बाद होटल ओनर्स की कमाई कई गुना कम हो गई थी। इन सब चीजों से तंग आकर अप्रैल 2019 में 100 अलग अलग शहरों के 500 से भी ज्यादा होटल्स ने खुद को ओयो से बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ओयो का एक और स्कैम शुरू होता है, क्योंकि ओयो ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन होटल्स को अपनी वेबसाइट से हटाया ही नहीं, जबकि वो उसके प्लेटफॉर्म को छोड़कर जा चुके थे, बल्कि उन रूम्स को सोल्ड आउट का टैग लगाकर अपनी वेबसाइट पर ही लगाए रखता था ओयो। जब कस्टमर्स वेबसाइट विजिट करते थे तो उन्हें काफी सारे रूम सोल्ड आउट दिखाई पड़ते थे। इससे कस्टमर को लगता था कि ओयो के रूम्स बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं, और इस बहकावे में वो भी अपना रूम जल्द से जल्द बुक कर लेते थे। और ये सिर्फ कस्टमर को ही अट्रैक्ट नहीं करता था, बल्कि इन्वेस्टर भी इन्हें देखकर धोखा खा जाते थे। जब वो वेबसाइट पर इतने ज्यादा नंबर्स में होटल्स को देखते और उनमें ज्यादा रूम सोल्ड आउट होते हुए दिखता, तो ओयो की मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। इस तरीके से ओयो ने इन्वेस्टर्स को फंसाने का भी काम अच्छे से किया था, एंड उसे कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी मिले, जैसे सॉफ्टबैंक, माइक्रोसॉफ्ट एंड लाइट स्पीड वेंचर्स जैसी कंपनियां ग्लोबल इन्वेस्टर्स के नाम पर भी शामिल थी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी होटल्स के मामले में जो कंपनी थी एयरबीएनबी, वो भी ओयो के ऊपर इन्वेस्ट कर रखी थी। इससे कंपनी ने फंड्स तो खूब हासिल कर लिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर चीजें खराब होती चली गई। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ कि जब भी कोई कस्टमर अपना रूम बुक करके होटल में पहुंचता तो वहां पर होटल ओनर उनका चेक इन डिनाई कर देते, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि होटल ओनर कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड भी करते थे, और कभी कभी ये अमाउंट डबल से भी ज्यादा होता था। दोस्तों जो लोग रात के टाइम चेक इन कर रहे हैं या शहर में नए आए हैं,
उनके पास ज्यादा अमाउंट देकर ओयो में ठहरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता था। इसके अलावा कस्टमर तीसरी प्रॉब्लम ये भी फेस कर रहे थे कि वो पहले ओयो की वेबसाइट से रूम की बुकिंग कर चुके होते, लेकिन जब होटल में चेक इन के लिए पहुंचते तब उन्हें पता चलता कि होटल ने ओयो के साथ अपना टाई अप खत्म कर लिया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीजें इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो होटल ओनर्स की तरह कस्टमर भी फेस कर रहे थे, वो है रिफंड का ना मिलना। जब भी कोई कस्टमर अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहा था और उसके बाद जब उसे पता चलता था कि होटल का ओयो के साथ टाई अप खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वो रिफंड के लिए अप्लाई करता था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका पैसा उन्हें लौटाया नहीं जाता था। इस तरीके के कई रिव्यूज आपको ओयो की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ खराब एक्सपीरियंस की वजह से ओयो के कस्टमर टूटते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में रितेश अग्रवाल ने अपनी सैलरी 2.5 गुना बढ़ा ली थी। साथ ही ओयो अपनी एड्स में दिल खोलकर पैसे खर्च भी कर रहा था। इन सब चीजों की वजह से 2018 में उसे 422 करोड़ का लॉस हुआ। वहीं 2019 आते आते लॉस बढ़कर 2700 करोड़ रुपए का हो गया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इसका टोटल लॉस 2140 करोड़ रुपए का था। वहीं 2022-23 की ओयो की टोटल लॉस की बात करें 1287 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। दोस्तों, इस लॉस को रिकवर करने के लिए ओयो अपना आईपीओ निकालने की तैयारी में है, जिसके बाद ये कंपनी और भी ज्यादा विवादों में आ गई एंड अब इस पर इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई है। एक्चुअल में एफएचआरआई ने कहा है कि आईपीओ पब्लिक के लिए नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के लिए है, जो अपने लॉस इन्वेस्टर्स के ऊपर डालना चाहता है। आप खुद सोचिए, किसी भी कंपनी का आईपीओ हमें पैसे कैसे कमा कर देगा? ऑब्वियस अपने हैप्पी कस्टमर के बेसिस पर। लेकिन हमने पहले ही रिव्यू देखा है कि लोग ओयो की सर्विस से कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। अब एफएचआरआई का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में ओयो को 3,929 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2020 में इसका टोटल रेवेन्यू जो 13,000 करोड़ रुपए का था, वो 69% की गिरावट के साथ 2021 में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का रह गया। इसलिए दोस्तों, एफएचआरआई ने सेबी से रिक्वेस्ट की है कि ओयो के आईपीओ को रिजेक्ट कर दिया जाए, वरना ये पब्लिक की वेल्थ को वाइप आउट कर देगा। अब सेबी इस रिक्वेस्ट पर क्या एक्शन लेगी, ये हमें आने वाले कुछ टाइम में पता ही चल जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ओयो के साथ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।